हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, हम जीएसटी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने जीएसटी के पहले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, वहाँ पर हमने समझा था इंडिया की डेफिनेशन क्या है। मैंने बताया था आपको जीएसटी लॉ में इंडिया की डेफिनेशन अलग है, इनकम टैक्स लॉ में जीएसटी की डेफिनेशन इंडिया की डेफिनेशन अलग है, और कस्टम लॉ के अंदर भी जीएसटी इंडिया की डेफिनेशन अलग है। तो जीएसटी के पर्पज़ के लिए इंडिया को हमने देखा था और उसकी लेविबिलिटी को चेक किया था कि हमने कहाँ पर सप्लाई पर किस तरह से जीएसटी अप्लाई होता है। तो आज क्या समझ रहे हैं हम सर, इंडिया की डेफिनेशन को ही हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझ रहे हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ रहे हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा क्लियर होगी। और साथ ही साथ सेक्शन 370 में जो अमेंडमेंट आया है, धारा 370, हम सब उससे परिचित हैं। ठीक है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर किस तरह से पड़ा है। ठीक है, देखिए धारा 370 में जो अमेंडमेंट आया, 370 आर्टिकल 370, मैंने बोला सेक्शन 370, इट इज़ नॉट सेक्शन 370, इट इज़ आर्टिकल 370। आर्टिकल्स कहाँ पर होते हैं सर? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल होते हैं। उसमें से वन ऑफ द आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट आया, जिसके कारण इस अमेंडमेंट का प्रभाव क्या हुआ। इस अमेंडमेंट के कारण जो पहले इंडिया में 29 स्टेट्स हुआ करते थे, अब उसकी जगह 28 स्टेट्स हो चुके हैं। कहने का मतलब एक स्टेट इंडिया की डेफिनेशन से हटा दिया गया है, इंडिया में से हटा दिया गया है। आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर स्टेट का दर्जा हटा दिया गया है और इसे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी हमारी है लद्दाख। ओके सर, इसका मतलब 370 आर्टिकल में अमेंडमेंट के कारण, आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट के कारण हमारे जो स्टेट्स 29 थे पूरे इंडिया में, वो रह गए हैं 28। ये देखिए 28 स्टेट्स। और जो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करती थी, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करती थी, वो बढ़कर हो गई हैं 9 यूनियन टेरिटरीज़। ओके सर, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो चुकी हैं। तो देखिए हम ग्राफ में समझते हैं इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी सभी चीज़ों के बारे में। इंडिया डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 56। सर इस पर जोर दीजिए, आपने क्लोज क्यों बोला? देखिए नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शंस के साथ जो ऑब्जेक्टिकल्स होता है उसे सबसेक्शन बोला जाता है। जैसे कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 इस तरह से बोला जाता है। बट जो सेक्शन 2 होता है वो हमेशा डेफिनेशन का सेक्शन होता है, जिसमें परिभाषाओं का वर्णन होता है कि इस एक्ट के अंदर किस बात का मतलब क्या है, क्या परिभाषा है। ठीक है, अलग अलग टर्म्स की परिभाषाएं वहाँ पर होती है, डेफिनेशंस होती है। तो डेफिनेशन के सेक्शन के साथ जो पढ़ा जाता है वो सबसेक्शन नहीं पढ़ा जाता है, वो क्लोज पढ़ा जाता है। इट इज़, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लोज 56। मान लीजिए एक और डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 20, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लोज 20। कंपनीज एक्ट का जैसे ये सेक्शन है सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर क्या डिफाइन है? कंपनी की डेफिनेशन जैसे डिफाइन है। तो वैसे ही यहाँ पर जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर क्लोज 56 में इंडिया की डेफिनेशन डिफाइन है। फटाफट देखते हैं सर, बेस लाइन और लैंडमार्क। फर्स्ट लेक्चर को आप पहले देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, जहाँ पर जीएसटी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है, और नहीं भी देखा हो तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। देखिए बेस लाइन और लैंडमार्क के अंदर 28 स्टेट्स हो चुके हैं। अब सेक्शन 370 का इस पर इम्पैक्ट आ चुका है। 29 स्टेट्स हुआ करते थे, अब 28 स्टेट्स रह चुके हैं। 7 यूनियन टेरिटरीज़ पहले हुआ करती थी, अब 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में शामिल हो चुके हैं। और अदर टेरिटरी, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कुछ टेरिटरीज़ को अदर टेरिटरीज़ माना जाता है। ठीक है, एक्ट के अंदर कुछ टेरिटरीज़ को, यूनियन टेरिटरीज़ को अदर टेरिटरीज़ का दर्जा दिया जाता है। ठीक है देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, विल बी डीम्ड टू बी द यूनियन टेरिटरी। अदर टेरिटरीज़ को यूनियन टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, एक और एरिया होता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने बताया था आपको अप टू 12 नॉटिकल माइल इन द सी एरिया फ्रॉम द बेस लाइन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहलाता है। और उसके अंदर जो भी हम सप्लाई करते हैं या तो गुड्स की या सर्विसेज पर, उस सप्लाई पर जीएसटी लेवी होता है। ठीक है,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सप्लाई फॉर द सप्लाई ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस। केवल 2 गुड्स की सप्लाई के लिए इसे हमने समझा था। केवल ऑयल और नेचुरल गैस की यदि हम सप्लाई करते हैं बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया के अंदर, तो वो सप्लाई में कवर होगा। और इस एरिया को हमने कहा था कि ये एक पूरा यूनियन टेरिटरी माना जाएगा फॉर द लेविबिलिटी ऑफ द जीएसटी, कि जीएसटी में सीजीएसटी लगे, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या लगेगा, उसकी लेविबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक्ट ने बोला कि आप इसे एक यूनियन टेरिटरी मान लीजिए, जिसे एक अदर टेरिटरी भी कहा जाता है। ओके सर, अब यहाँ पर समझिए आप 9 यूनियन टेरिटरीज़ में कुछ यूनियन टेरिटरीज़ विद लेजिस्लेचर हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ विदाउट लेजिस्लेचर हैं। ओके सर, लेजिस्लेचर के साथ का मतलब क्या है सर? विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर, ये 2 क्लासिफिकेशन क्यों किए गए? कुछ विद लेजिस्लेचर, कुछ विदाउट लेजिस्लेचर। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, विद लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि वहाँ पर खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद का चीफ मिनिस्टर होता है और वहाँ पर खुद की असेंबली होती है। जहाँ खुद की गवर्नमेंट है, खुद का चीफ मिनिस्टर है और खुद की ही असेंबली है, तो ये लेजिस्लेचर विद लेजिस्लेचर में कवर होंगे। यहाँ पर 3 यूनियन टेरिटरीज जिन्हें विद लेजिस्लेचर में कवर किया गया है देश के संविधान के अंदर, वो हैं दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि ये 3 यूनियन टेरिटरीज होते हुए भी एक स्टेट का दर्जा रखते हैं। दोस्तों, आर्टिकल हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये 3 लेजिस्लेचर को विद लेजिस्लेचर का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण ये एक स्टेट का दर्जा रखते हैं, एक राज्य की तरह ये माने जाते हैं। ओके, तो जीएसटी में भी यहाँ पर इन्हें एक राज्य का दर्जा दिया गया है। ऑल्दो दे आर द यूनियन टेरिटरी, बट उन्हें एक राज्य का दर्जा दिया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन्हें डीम्ड स्टेट आप मानिएगा। ओके, यानी कि यदि जीएसटी की लेविबिलिटी की बात करें हम, तो 29 स्टेट्स प्लस 3 डीम्ड स्टेट आई मस्ट से, तो टोटल 31 स्टेट्स काउंट होंगे। क्या सर ये फिर यूनियन टेरिटरी नहीं होंगे? ये यूनियन टेरिटरी हैं, ऑल्दो फिर भी इन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाएगा फॉर द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी। इसीलिए जीएसटी कहता है कि 28 स्टेट आपके प्योर स्टेट हैं और 3 डीम्ड स्टेट हैं। ठीक है, इसलिए टोटल आपके 31 स्टेट्स काउंट होंगे। बहुत ही बढ़िया। यानी कि यहाँ पर सीएम भी खुद का होता है सर, इनकी असेंबली भी खुद की बैठती है और यहाँ पर इनकी ही गवर्नमेंट रन होती है। ठीक है सर। ओके, विदाउट लेजिस्लेचर में 9 में से 3 विद लेजिस्लेचर हैं, 6 विदाउट लेजिस्लेचर हैं, जिसमें आते हैं हमारे पास अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, फिर आता है दादरा, दमन, चंडीगढ़ और लद्दाख। ये लद्दाख अभी जुड़ चुका है। ओके सर, ये लद्दाख भी अभी जुड़ा है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर भी अभी जुड़ा है। जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेचर का दर्जा दिया गया है, देखिए अमेंडमेंट का प्रभाव, और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर का दर्जा दिया गया। यानी कि लद्दाख का कोई अलग से सीएम नहीं होगा सर, लद्दाख की कोई अलग से असेंबली नहीं होगी, केवल असेंबली और यहाँ पर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की अलग से डिफाइन होगी। इसलिए जम्मू कश्मीर को ये अलग से डीम्ड स्टेट माना जाएगा, लद्दाख को डीम्ड स्टेट नहीं माना जाएगा, वो विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरीज में ही फॉल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 6 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर होंगी। और जीएसटी में हमने देखा कि एक अदर टेरिटरी भी होता है। उस अदर टेरिटरी को जीएसटी पर्पस के लिए हमें क्या मानना है? उसे हमने यूनियन टेरिटरी मानकर चलना है। ओके सर। तो यहाँ पर सर ये 6 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हैं और एक अदर टेरिटरी जिसे भी हमें यूटी ही मानना है, तो 6 + 1 ये 7 यूनियन टेरिटरीज मानी जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ लेवेबिलिटी ऑफ द जीएसटी, और 31 स्टेट्स माने जाएंगे। ओके सर। इसका मतलब जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, देखिए यदि एक यूटी से सप्लाई दूसरी यूटी में होती है तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं, विद इन द स्टेट सप्लाई कहते हैं। यहाँ पर लगता क्या है? CGST प्लस UT GST। बहुत ही बढ़िया। ओके सर, यानी कि ये
7 यूनियन टेरिटरीज़ के रेस्पेक्ट में यदि इंट्रा यूटी सप्लाई है तो 2 तरह के टैक्स लगेंगे। दूसरा, यदि एक यूटी से एक स्टेट में सप्लाई होती है, यानी कि उन 31 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में इन 7 यूटीज़ में से किसी एक यूटी के थ्रू सप्लाई होती है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई 31 स्टेट्स में फॉल होता है, तो सर इससे यहाँ पर कौन से टैक्स लगेंगे? इससे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टैक्स लगेगा उसे समझने के लिए मैंने आपको बताया था ये कौन सी सप्लाई है वो डिटरमाइन करना ज़रूरी है। ये इंट्रास्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? तो दोस्तों, एक यूटी से दूसरे स्टेट को सप्लाई एक इंटर स्टेट सप्लाई होती है। हमने समझा था इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर यदि सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है, या एक स्टेट से दूसरी यूटी में होती है, या एक यूटी से दूसरी यूटी के अंदर होती है, या फिर एक स्टेट या यूटी से SEZ के अंदर होती है, या फिर एक स्टेट या यूटी से आउटसाइड इंडिया होती है, इंडिया से बाहर होती है, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। तो यहाँ भी एक यूटी से स्टेट में सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। और टैक्स कौन सा लगेगा? IGST। फॉर द लेविबिलिटी ऑफ द टैक्स फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। ओके सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और यहाँ पर विद इन द स्टेट सप्लाई होगी तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर CGST प्लस SGST लग जाएगा। ओके सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी, फर्स्ट लेक्चर से ही ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है और यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया। दूसरी बात, हमने यहाँ पर आर्टिकल 370 के अंदर हुए अमेंडमेंट का प्रभाव भी समझ लिया है। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान से संबंधित लेक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से GST को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, आगे के लेक्चर में बने रहना और सपोर्ट बनाए रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आगे के वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।